देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का ऑलरेडी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे पहले ही। ठीक है, अब हम लोग आगे 50 के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, द कैपेसिटर प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए हम लोग कौन सा प्रकार का कैपेसिटर को यूज करते हैं। पहले कैपेसिटेंस का फार्मूला जान लीजिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, जहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर क्या होता है तो रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में। ए होता है एरिया, प्लेट का एरिया होता है, और डी होता है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। इस प्रकार से अगर कैपेसिटर होते हैं तो ठीक है, तो ये प्लेट और इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट, तो आप देख करके इसमें से बताइए कि किसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं माइका के लिए कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, इस वजह से कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग कौन सा प्रीफर करते हैं, माइका कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज्ड इन पावर फैक्टर करेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। सुनिए, किसी भी सर्किट में दो प्रकार के पावर होते हैं, किसी भी सर्किट में दो प्रकार के पावर होते हैं, एक होता है एक्टिव पावर और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक्टिव पावर है, यानी एक्चुअल में जो पावर को हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एक्टिव पावर ही होता है। रिएक्टिव पावर भाड़ने का काम करता है, सिंपल समझिए। और ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं अपेरेंट पावर। ठीक है, अपेरेंट पावर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं केवीए में। केवीए तो सिंपल लार्ज पावर को दिखाने के लिए होता है वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, एक्टिव पावर को हम लोग वाट में करते हैं, और इस वाले को डिनोट करते हैं केवीएआर में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो सिंपल आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, सी। लेकिन थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि होता किस प्रकार से है। एक्चुअल में सर्किट में कौन से पावर होने चाहिए, तो एक्टिव पावर होने चाहिए, यानी जिसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सर्किट जो बने होते हैं वो इंडक्टर से बने होते हैं। किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी आ जाता है। कौन सा, इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी आ जाता है, उस वजह से रिएक्टिव पावर आ जाता है। अब इस रिएक्टिव पावर को हटाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो रिएक्टिव पावर का। अब बोलिएगा रिएक्टिव पावर को हटाने के लिए रिएक्टिव पावर का यूज कैसे करेंगे, तो सुनिए, कहावत है एक लोहा लोहे को काटता है, सिमिलर उसी प्रकार से है। रिएक्टिव पावर भी अब दो प्रकार से जनरेट होते हैं, एक तो होता है कैपेसिटर के द्वारा और दूसरा होता है इंडक्टर के द्वारा, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसा समझिए। यानी 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे होते हैं। तो ये वाला बढ़ेगा तो इस वाले को कैंसिल करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, कैपेसिटर का। इस प्रकार से कैपेसिटर का भी रिएक्टिव पावर होता है और इंडक्टर का भी रिएक्टिव पावर होता है। तो इंडक्टर वाला तो बिना बुलाए आ जाता है, अब उसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं, और उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, तो के भी ए आर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 में है। 53 में देखिए, वाइल टेस्टिंग ए कैपेसिटर विथ ओम मीटर, हम लोग ओम मीटर के सहायता से एक कैपेसिटर को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि एक कैपेसिटर है, हम लोग ओम मीटर को डिवाइस यहाँ पे लगाए हुए हैं, मान लीजिए कैपेसिटर विथ ओम मीटर। इफ द कैपेसिटर शो द चार्जिंग, यानी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक बात है, बट द फाइनल रेजिस्टेंस रीडिंग इज एप्रिशियल लेस देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल जितना इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बता रहा है, कम बता रहा है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कैपेसिटर, सुनिए इसका मतलब बता रहा है, मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 500 किलो ओम होना चाहिए, और 500 किलो से कम बता रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट इसमें हल्का हल्का फ्लो हो रहा होगा, तभी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है। या दूसरे शब्दों में बोले तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, इसलिए तो करंट का वैल्यू कंडक्शन हो रहा है। यानी इस कैपेसिटर के द्वारा स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है, करंट लीक कर रहा है। किसके द्वारा, तो डाइलेक्ट्रिक के द्वारा, जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लगे होते हैं कैपेसिटर के बीच में। तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीक करंट बोलते हैं, और कैपेसिटर को क्या बोलेंगे, लीकी कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53। यानी अगर उस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू नॉर्मल से कम बता रहा है, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर क्या है, लीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 के बाद 54 में देखिए, 54 बोल रहा है, इफ द
इफ ए 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट द चार्ज इन कूलम्ब विल बी, यानी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू बताइए। क्या दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है सी भी होता है, तो सी का वैल्यू दिया है, भी का वैल्यू दिया है, दोनों के वैल्यू को रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 2 6 दूना 12 और माइक्रो माइक्रो यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1200 और माइक्रो फराड और वोल्ट को क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में आइए, विच कैपेसिटर विल बी फिजिकली स्मॉलर फॉर द सेम रेटिंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन सभी कैपेसिटर में स्मॉल कौन कैपेसिटर होगा अगर सेम रेटिंग का है। कहने का मतलब कि अगर एक कैपेसिटर हम लोग 500 माइक्रोफराड का, सपोज कीजिए 500 माइक्रोफराड का सिरामिक का बनाते हैं, पेपर का बनाते हैं, या दोनों इक्वल साइज का बनाते हैं, ऑप्शन में है, तो कौन छोटा होगा। हम लोग जानते हैं कि सिरामिक का जो सी बराबर, अभी अभी हमने बताया सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ठीक है, तो इस केस में सिरामिक के केस में क्या होता है, सिरामिक के केस में क्या होता है कि इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हाई होता है, तो कैपेसिटेंस के बढ़ाने के लिए ये वाला क्या हो जाता है, वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, यानी प्लेट के वैल्यू को कम भी रखेंगे तब भी कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो इसलिए इसका हम लोग साइज छोटा भी रखेंगे तब भी ये काम सेम कैपेसिटी के कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी सिरामिक कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, यानी साइज छोटा होगा सेम कैपेसिटेंस के वैल्यू के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 में देखिए, 56 में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस that must be connected in parallel with 50 picofarad condenser to make equivalent capacitance of 150 picofarad। सुनिए, बोल रहा है कि what is the value of capacitance that must be connected in parallel। एक 50 ओम का क्या है, 50 पिकोफराड का क्या है, कैपेसिटर है। अब इसके साथ एक और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, यदि इन दोनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 150 माइक्रोफराड होना चाहिए। तो आप बताइए, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर को अगर पैरेलली में कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2। तो एक का वैल्यू दिया है कितना 50, तो दूसरा का कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली 100 होना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का क्या हो जाएगा बी, यानी कैपेसिटेंस का आंसर, दूसरे कैपेसिटर का आंसर कितना होना चाहिए, अगर 100 पिकोफराड का होगा तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएंगे 150 पिकोफराड का, यदि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद देखिए 57 में है, ए माइका कैपेसिटर and a ceramic capacitor both have the same physical dimension which will be the more value of capacitor। अभी अभी हमने बताया कि सेरामिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा सेम साइज के लिए, तो यहाँ पे उसी के जैसा है, माइका कैपेसिटर और सेरामिक कैपेसिटर दोनों का फिजिकल साइज सेम है, डायमेंशन सेम है। फिजिकल डायमेंशन क्या है, सेम फिजिकल डायमेंशन है, सेम साइज दोनों का सेम है, तो वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, तो हम लोग जानते हैं सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, यानी डी का वैल्यू सेम है, ये वाला भी सेम है। तो बताइए, जिस ये कांस्टेंट होता है, ये वाला वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि सेरामिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाला वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, ए, यानी सेरामिक कैपेसिटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वो कौन सा कब ब्रेक डाउन करेगा, तो इस चीज को आप याद रख लीजिए, सेरामिक का सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, ऑयल का सबसे यहाँ पे कम है, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होगा, सेरामिक का, फिर किसका होगा, ग्लास का, फिर पेपर का, फिर ऑयल का, तो सबसे कम किसका होगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा 58 का बी। उसके बाद 59 में देखिए, 59 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव द लिस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, सबसे कम लिस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, सबसे कम ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका होगा, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम होगा, सिंपल है इसमें भी। तो इलेक्ट्रोलिटिक, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक नहीं था पिछला वाला क्वेश्चन में, आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं ऐसा सोल्यूशन, एक प्रकार का सोल्यूशन है, यानी लिक्विड है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें डिस्चार्ज करवा सकते हैं, जब करंट का कंडक्शन करवाते हैं तो उसके पार्टिकल आयन में
टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या बनाते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। तो सबसे कम जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 में देखिए, 60 में है द ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली। आप इसको याद रख लीजिए, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ पेपर कैपेसिटर। हमने आपको बताया था कि पेपर कैपेसिटर ऑयल के लिए कितना होता है, ऑयल के लिए जो होता है, ऑयल के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है 30 किलो वोल्ट होता है। ये कौन सा वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। पेपर का इससे ज्यादा होता है। तो आप देख लीजिए 30 किलो वोल्ट से, यानी यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सुटेबल नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये ऑयल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 61 का, यानी इसका 60 का आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद 61 का क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर माइका इज नियरली। आप ये टर्म याद रखने वाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मतलब निकालना है यहाँ पे कि म्यू आर का वैल्यू, म्यू आर का वैल्यू कितना होगा, किसके लिए, तो किसके लिए, माइका के लिए। तो आप इसको याद रख लीजिए, कितना होता है 328। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज टेकन एज। वैक्यूम का हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वैक्यूम या किसके लिए, एयर का। फिर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, म्यू आर का वैल्यू, और रिलेटिव परमेबिलिटी एयर का या वैक्यूम का कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी 62 का क्या हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद 63 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज मार्क्ड बाय पोलरिटी। कौन सा कैपेसिटर में पोलरिटी मार्क किया हुआ रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पॉजिटिव और निगेटिव को सेम कनेक्ट होना चाहिए। सिंपल जितने सारे कैपेसिटर होते हैं उनमें कोई भी पोलरिटी नहीं होता कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में टर्मिनल फिक्स होते हैं, यानी पोलरिटी मार्क होता है। अगर आप उल्टा कनेक्ट कर देते हैं तो या तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा या वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 63 का डी। 64 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर कैन बी यूज फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं कैपेसिटर, सुनिए, यानी कंपनसेट, टेम्परेचर कंपनसेशन, जहां पे वैरी टेम्परेचर चेंज कर रहा है वहां पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो सेरामिक कैपेसिटर का। एक बात और, माइका कैपेसिटर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी जल्दी चेंज नहीं करता है वैल्यू, वहां पे हम लोग माइका का यूज करते हैं। लेकिन टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए सेरामिक कैपेसिटर का, याद रखने वाला टर्म है ये। ठीक है, 64 के बाद 65 में देखिए, 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, आप चुनिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द थिनर द डाइलेक्ट्रिक द मोर कैपेसिटेंस एंड द लोअर द वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बोल रहा है कि थिनर द डाइलेक्ट्रिक, हम लोग जानते हैं डाइलेक्ट्रिक सी बराबर क्या जानते हैं, सुनिए, सी बराबर जानते हैं एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अब हम बोल रहा है कि थिनर द डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यानी डी का वैल्यू कम होगा। द मोर द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा ऑब्वियसली, एक बात सही है। दूसरा, मोर द कैपेसिटेंस एंड लोअर द वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग फॉर द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि लोअर होगा। अब मिलाइए आप, Q बराबर क्या होता है, CB होता है, यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू आप कम कर रहे हैं तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है एक कैपेसिटर में, वोल्टेज को आप कम ज्यादा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस का वैल्यू उसका कम है तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक बात है, तो यानी ये वाला आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए 6 डॉट माइका कैपेसिटर कलर कोडेड, कलर कोडिंग है यहाँ पे, कलर कोडेड ग्रीन ब्लैक रेड येलो हैज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ 50 माइक्रोफैराड। हमने आपको ओम वाला कैलकुलेट करने के लिए बताया था, क्या वाला, ओम वाला। उसी प्रकार से इसका भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका होता है, तो हम तरीका तो नहीं बताए हैं इसलिए आप इसको याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेपर कैपेसिटर यूजुअली हैव टॉलरेंस। पेपर कैपेसिटर का टॉलरेंस कितना होता है, टॉलरेंस मतलब समझिए, मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्टली कितने रुपए होंगे, 500 रुपए होंगे, ना तो 500 से ज्यादा और ना ही कम। लेकिन हम बोल देंगे कि 500 रुपया से 10%
प्लस माइनस 10% है। इसका मतलब क्या कि 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपया। ठीक है, तो 50 रुपया तो आपके पास ज़्यादा हो सकता है, कितना से, 50 से, या 500 से 50 रुपया कम हो सकता है आपके पास, या तो 500 से ज़्यादा या 500 से कम हो सकता है। तो इस वाले चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेपर कैपेसिटर का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका जो कैपेसिटेंस का टॉलरेंस होता है 10% होता है। यानी कोई पेपर कैपेसिटर बना हुआ है, मान लीजिए उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 50 माइक्रोफाराड है, तो इसका 10% प्लस माइनस हो सकता है जब आप इसको क्या कर सकते हैं, जब आप इसको यूज करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 66 के बाद 67 में। फॉर द क्लोजर टॉलरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज यूजुअली प्रिफर्ड। हमने अभी अभी आपको बताया था, जहाँ पे सेरापिक टेम्परेचर कंपनसेशन था वहाँ पे भी हमने आपको बताया कि जहाँ पे टॉलरेंस का वैल्यू क्लोजर या वैल्यू जिसका कम चेंज करता है, वहाँ पे कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, माइका कैपेसिटर यूज करते हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 67 के बाद 68 में आइए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज 1 कूलम ईच एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इतना। क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज। मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे है Q और एक चार्ज यहाँ पे है Q2, यहाँ पे Q1। टू चार्ज 1 कूलम, टू चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसका वैल्यू कितना है, 1 कूलम है, और इसका वैल्यू भी कितना है, 1 कूलम है ईच। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है। तो पूछ रहा है फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पे मीडियम नहीं दिया हुआ कि ऑयल में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, कहीं पे और रखा हुआ है। तो हम लोग क्या मानते हैं, अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग एयर मानते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 1 कूलम, 1 कूलम, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.05 मीटर। के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10 की पावर 9। किसके लिए, यदि यदि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, एयर के लिए होता है, कोई अदर मीडियम प्रीफर नहीं करते हैं तब, तो वैल्यू को रखेंगे और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको डी आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे। 69 में है द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने बताया था, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते थे, एक होता था ये होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा होता था वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होता था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका क्या होता है, चार्ज, यानी Q बाई वॉल्यूम। Q का क्या होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा यूनिट, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। देख लीजिए कहाँ पे है कूलाम पर मीटर क्यूब, इसमें तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, सी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा इसका आंसर। लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वाला को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वाला को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देख लीजिएगा ये वाला ऊपर नीचे हो सकता है, बस सिंपल आप याद रखिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो Q बाई V, Q का यूनिट कूलाम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 69 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 बोल रहा है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये किसका कथन है, ये सिंपल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी सरफेस के अंदर जितने चार्ज होते हैं इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट पे क्या होता है, बराबर होता है। किसका कथन है, तो गॉस लॉ यही बोलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गॉस लॉ हो जाएगा। 17 के बाद 71 में देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका, ये भी याद रखने वाला टर्म है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, कितना होगा, किसका एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए कंफ्यूजन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू आर से। ठीक है, और दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है कि वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वो मटेरियल क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। तो माइका का कितना होगा, तो माइका कितना 50 से 200 किलो वोल्ट पर mm होगा, यानी इतना से ज्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो माइका अब इंसुलेटर के जैसा काम नहीं करेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए यहाँ पे बता दिया, ऑफ ग्लास इज गिवन बाय, ये भी याद रखने वाला टर्म है, इसको आप याद रखिए, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का, यानी ग्लास के ही कई प्रकार की क्वालिटी होते हैं, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो सकता है, 5 से लेकर के 100 हो सकता है, ठीक है। तो 72 का डी। उसके बाद 73 में देखिए, कैपेसिटर आर मेनली यूज्ड फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसी टनल, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, वो कौन सा कैपेसिटर होता है, तो एयर कैपेसिटर होता है, ठीक है। कौन सा, एयर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में एम्पलीफायर में ही हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। 73 के बाद 74 में देखिए, कैपेसिटर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डीसी, हमने आपको कई बार बताया है कि डीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर यूज होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का हम लोग क्या करते हैं, डीसी के लिए यूज करते हैं। और इसी में एक और क्या होता है, इसका पोलरिटी भी क्या होता है, फिक्स होता है, किसका, तो इलेक्ट्रोलिटिक वाला का, ठीक है। तो 74 का क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 75 का देखिए, कैपेसिटर आर यूजुअली इन ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, तो आप याद रखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू ट्रांजिस्टर में यूज होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग आगे पढ़िएगा तो ट्रांजिस्टर में दो प्रकार के कैपेसिटर यूज होते हैं, एक इनपुट साइड में होता है और एक इमीटर के पास होता है। तो इमीटर के पास जो होता है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 100 माइक्रोफाराड होता है, और यहाँ पे यूज होता है उसका 10 माइक्रोफाराड होता है इनपुट साइड में। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ये बहुत ज़्यादा है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा लेने के लिए हमको कौन सा यूज होगा, सेरामिक कैपेसिटर, क्योंकि सेरामिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 75 का ए। 76 देखिए, द कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग एंड टनिंग, सुनिए कैपेसिटर कौन सा हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी कपलिंग के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, फिर से हम बोलेंगे, आप याद रखिए इसको, क्योंकि माइका कैपेसिटर का जो टॉलरेंस होता है वो बहुत कम होता है। टॉलरेंस कहने का मतलब कि वैरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे हम बोल दें आपके पास 50 रुपया है तो हाँ आपके पास 50 रुपया होगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। माइका के साथ भी सेम काम होता है, इसलिए हम लोग इसका प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो 76 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, देखिए जैसे इम्पिडेंस का उल्टा क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा हम लोग जानते हैं 1 बाय इम्पिडेंस को हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं। जैसे रिएक्टेंस का उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस बोलते हैं। जैसे एक होता है कंडक्टेंस का उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी प्रकार से 1/c कैपेसिटेंस को उल्टा को हम लोग बोलते हैं इलास्टेंस, क्या बोलते हैं, इलास्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड इलास्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 78 का देखिए, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ होमोजेनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक होमोजेनियस है, समझिए मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, जरूरी नहीं है कि बार बार कैपेसिटर ही माने, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू इसके क्रॉस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यही तो बोलते हैं dV बाई dt, चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, यानी यहाँ से जा रहे हैं तो कितना वोल्टेज का वैल्यू कम रहा है, और आगे थोड़ा सा बढ़े सेम डिस्टेंस, मान लीजिए ये दोनों बीच में 20 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम 1 मीटर बढ़े तो पहले मान लीजिए 10 वोल्टेज कमा, फिर अगला मीटर कमे बढ़े तो फिर से 10 वोल्टेज का वैल्यू कमा, फिर अगला 1 मीटर जाएंगे तो 10 वोल्टेज का। तो यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जैसे जैसे आप 1 मीटर बढ़ रहे हैं तो 10 वोल्टेज ही क्या हो रहा है, कम रहा है। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है, 10, हर एक मीटर के लिए 10 कम रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब इनके बीच का जो मटेरियल होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा, वो क्या होगा, सेम प्रकार का होगा, होमोजीनियस होगा, यानी उसका रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अलग अलग मटेरियल हो या अलग अलग कंसंट्रेशन का हो तब ऐसा नहीं होगा। यानी अगर होमोजीनियस होता है तब इसका जो dV बाई dt चेंज होगा वो क्या होगा, हमेशा यूनिफॉर्म होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 78 के बाद 79 नहीं है, 80 में देखिए, 80 में क्या है
कि फील्ड इज एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर, कौन सा फील्ड कैपेसिटर के साथ रिलेटेड होता है। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक जानते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड तो कैपेसिटर के साथ रिलेटेड होता है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के केस में जो चार्ज आता है वो कैसा चार्ज आता है, स्टैटिक चार्ज आता है, और स्टैटिक चार्ज के द्वारा जो फील्ड बनता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 में देखिए, एक कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफाराड, एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफाराड है, इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 और 10,000 वोल्ट, इसको चार्ज किया जाता है एक वोल्टेज से, कितना वोल्ट से, 10,000 वोल्ट से क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कितना एनर्जी एक कैपेसिटर में स्टोर करेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए, ई बराबर क्या होता है, 1/2 सी वी स्क्वायर, वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट करेंगे और ऑलरेडी आंसर हमको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यू नहीं है, माइक्रो फराड लिखा हुआ है, 10⁻⁻, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा कितना, 250 जूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 में देखिए, ए सिंगल कोर केबल यूज्ड ऑन, थोड़ा सा इसको इरेज करने दीजिए, क्या है, ए सिंगल कोर केबल यूज्ड ऑन 33,000 वोल्ट, केबल समझते हैं, केबल, केबल एक बीच में होता है कंडक्टर और ऊपर से लगा होता है इसके चारों तरफ इंसुलेशन, समझ रहे हैं। टीवी वाला आप लोग केबल देखे होंगे, उसके बीच में क्या होता है, कंडक्टर होता है और बाहर से एक लेयर लगा होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से इसके बीच में कंडक्टर है और चारों तरफ फिर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कंडक्टर में हायर पोटेंशियल होगा और इंसुलेटिंग मटेरियल लोअर पोटेंशियल, तो कैपेसिटर के जैसा काम करने लगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यही पूछ रहा है कि जो इन साइड डायमीटर है वो कितना है, 10 mm है इंटरनल, और डायमीटर कितना है, सिक्स का, इसको आउटर वाले को हम लोग सिक्स बोलते हैं, 25 mm है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कितना होगा केबल का। तो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है 2Vm बटा स्मॉल डी और होता है लॉग कैपिटल डी बटा डी। तो ये फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा तो वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि हम हमारे सिलेबस में नहीं है तो आप इसको निकालिए ना निकालिए, आप पे हम छोड़ते हैं, ठीक बात है। तो इससे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, बी, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 के बाद 83 में है, टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट 10 mm अपार्ट, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 mm है। ठीक है, 10 mm अपार्ट, हैव मेंटेन बिटवीन देम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया जाता है वो कितना वोल्टेज दिया जाता है, 100 वोल्ट दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिटवीन देम, इसके जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब तो ये बड़ा मामला आ गया, हम लोग इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आप विचार कीजिए, आप पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर, क्या होता है, फोर्स बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन का मास पता चल जाए, जो कि हम लोग जानते हैं कितना होता है, आप कमेंट करके बताइए पहले कितना होता है, और फोर्स कैलकुलेट हो जाए तो हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। यानी अब हमको क्या क्या कैलकुलेट करना रहा, फोर्स का वैल्यू, मास हम लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए फोर्स, फोर्स बराबर हम लोग फार्मूला जानते थे चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के। ये वाला तो पुट ही नहीं कर सकते हैं, ना तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है और ना ही डिस्टेंस का वैल्यू, डिस्टेंस दिया हुआ, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ। लेकिन एक और फार्मूला हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, तो फोर्स बराबर होता है ई इंटू क्यू। ई क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच का, और क्यू क्या होता है, चार्ज। हम लोग जानते हैं ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या होता है, ये वाला वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू कौन सा है, तो ये है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का ही पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू। यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं दोनों पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, और आर डिस्टेंस दिया हुआ है के का वैल्यू, तो यहाँ से भी आप फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये ई बराबर क्या होता है, वी बाई क्या होता है, डी। वी का वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट, वी का वैल्यू 100 वोल्ट दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 mm, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया। क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमको क्या मिल गया, फोर्स का वैल्यू। ज़्यादा गड़बड़ हो गया क्या, चलिए अब दिख रहा होगा,
देखिए, यानी हमको क्या क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग जानते हैं V बाई डी, V का वैल्यू 100, D का वैल्यू 10, इलेक्ट्रॉन E मिल गया, Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिल गया, फोर्स का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, फोर्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे, मास इलेक्ट्रॉन का यहाँ रखेंगे, एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। जब आप ऐसा कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, वो आंसर जा करके आएगा आपका D 1.676 इंटू 10 टू द पावर, ये 15 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 15 है, आप इसको 10-15 ना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद 84 में आइए, 84 क्या बोल रहा है, 84 क्या बोल रहा है वो सुनिए, 84 बोल रहा है, 84 है द टोटल डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी इज कॉल्ड, कोई बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है या ज़्यादा हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। हमने चार्ज का एक, ये चार्ज बॉडी का है, यानी इस प्रकार के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। यदि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 84 का डी। 85 का देखिए, द रिलेटिव परमिटिविटी हैज द फॉलोइंग यूनिट, रिलेटिव परमिटिविटी है, जरा विचार कीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ई नोट बटा, उल्टा लिख रहे हैं क्या, बिल्कुल, ई बाई क्या होता है, ई नोट होता है, यानी किसी मीडियम का परमिटिविटी बराबर एप्सिलॉन नोट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 देखिए, द फेनोमेनन ऑफ अनचार्ज बॉडी गेटिंग चार्ज मेयरली बाय द नियरनेस ऑफ चार्ज बॉडी इज नोन है। हमने आपको इंडक्शन का 3 प्रोसेस बताया था, 3 प्रोसेस, एक में बॉडी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, दोनों के बीच अगर संपर्क होता है और ये बॉडी चार्ज हो जाता है तब इसको बोलते थे कंडक्शन। एक होता था फ्रिक्शन, दोनों बॉडी को आपस में रगड़ देते थे और एक बॉडी चार्ज हो जाता था, तब उसको फ्रिक्शन। और एक और प्रोसेस बताया था, दोनों बॉडी को पास पास रखते थे और इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता था, तब इसको कौन बोलते थे, इंडक्शन प्रोसेस बोलते थे। देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है, द फेनोमेनन ऑफ एन अनचार्ज बॉडी गेटिंग चार्ज, अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं बाय, यहाँ पे नियरली नहीं होगा, नियरली बाय द नियरनेस ऑफ चार्ज बॉडी, मेयरली बाय नियरनेस, नजदीक कोई चार्ज बॉडी है इसकी वजह से चार्ज होता है, दोस्तों क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो 86 का क्या हो जाएगा, डी। 87 में देखिए, अ ट्यूब ए यूनिट ट्यूब ऑफ फ्लक्स इज नोन है, आप इसको याद रख लीजिएगा, एक यूनिट ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जैसे हम लोग फ्लक्स पढ़े थे ना, 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो उसको हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लक्स बोलते हैं। इस प्रकार से एक कोई चार्ज है तो यहाँ से फ्लक्स, हम लोग फ्लक्स का एजम्पशन करते हैं, कोई फ्लक्स एक्चुअल में बॉडी से नहीं निकलता है, तो एक ट्यूब में जो फ्लक्स निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं एक फराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फराड बोलते हैं, आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद है 88 का, द नंबर ऑफ फराडे ट्यूब ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब सिंपल है, अभी तो हम बताएं कि फ्लक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोल रहे थे, फराड बोले, तो फराड को क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आंसर क्या हो जाएगा 88 का ए हो जाएगा, ठीक है। 89 का देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी क्या, ई का आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एफ बाई क्यू जानते हैं, तो न्यूटन पर क्या हो जाएगा, कूलाम। देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है, न्यूटन पर कूलाम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी फाउंड, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, फैराडे लॉ का यूज नहीं करते हैं, किरचॉफ्स लॉ नहीं होगा, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ की सहायता से हम लोग फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे पॉइंट पे, और इसी के सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानते हैं, एफ बाई क्यू। आंसर क्या हो जाएगा 90 का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 93 में आइए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज ए, आप याद रख लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद 94 है, एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे, ई बराबर होता था माइनस डी वी बाई डी टी, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 94 का ए, ठीक है। 94 के बाद 95 में देखिए, 95 है, द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज,
गिवन बाय, एक हमने बताया था आपको ये स्ट्रेंथ है और एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्टेज पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 95 का, उसके बाद क्या हो जाएगा 95 के बाद 96 में देखिए, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग थिकनेस, पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खाली स्पेस, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग थिकनेस। सुनिए हम लोग यहाँ पे आप देखिए जरा इस प्रकार से, अगर इसका थिकनेस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, वोल्टेज बटा डिस्टेंस, इसी को तो मीटर बोलते हैं। यानी हम लोग क्या बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, थिकनेस का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे हम लोग, थिकनेस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या, थिकनेस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो बताइए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कमेगा। समझ रहे बात को, तो क्या हो जाएगा, थिकनेस का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं हम लोग तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग थिकनेस, ठीक बात है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने को क्या बोलते हैं, तो इसी को कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक बात है, तो आंसर क्या जाएगा 97 का ए। उसके बाद 98 में देखिए, इज द प्रॉपर्टी यानी खाली स्पेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच डिले एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, क्या बोल रहा है कि वोल्टेज में चेंज को क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। डिले मतलब रोकना ही होता है या अपोज करता होता है, कौन से प्रॉपर्टी, तो कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं जो चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। और इंडक्टेंस क्या करता है, चेंज इन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो इस प्रकार से 98 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 98 के बाद 99 में देखिए, एक कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिकोफराड, ठीक है, इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना, ये फराड, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, टाइम कांस्टेंट कैपेसिटेंस का जो, कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो आरसी होता है, आप इसको याद रख लीजिए। कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी, तो आर का वैल्यू और सी का वैल्यू दोनों दिया हुआ, मल्टीप्लाई कीजिए, जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा में डॉलर के जैसा, डी अगर इसका आंसर है तो आप इसको मान लीजिए ये माइक्रोफराड है और ये रेजिस्टेंस जो है किलो ओम है। ठीक है, यह सिंपल ओम है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 10⁻⁻6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 8000, तो कितना हो जाएगा, 8 2 जीरो और 4 5 जीरो, यानी 0.8 सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका यूनिट है माइक्रोफराड और यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओम है, 8000 ओम, यहाँ पे 8000 ओम है और यहाँ पे कितना है 100 माइक्रोफराड, तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो 8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए केबल कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सुनिए, जब हम लोग कैपेसिटर कंसिडर करते हैं केबल के जैसा, तो केबल में हमने आपको अभी बताया था, केबल में एक कंडक्टर होता है बीच में और ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, शीथ होता है। शीथ मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, एल्युमिनियम का बना होता है या लेड शीथ का बना होता है। तो ये केबल हो गया, कंडक्टर हो गया, फिर लेड शीथ होता है और उसके बाद इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप इसको याद रख लीजिए, कंडक्टर के सरफेस पे होता है। फिर जैसे जैसे आप दूर जाइएगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस या ग्रेडियंट का वैल्यू क्या डिक्रीज करता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कंडक्टर के सरफेस पे, और जैसे जैसे फिर आप आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, कमता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कहाँ पे, तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्शन लिखा हुआ है, कंडक्टर होगा। तो इस प्रकार से हमने 100 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट कर दिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा हो गया ऑब्जेक्टिव, तो अब बाकी अदर यूनिट का ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी सारे लोग के पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद। ठीक है।